बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए होंगे। बच्चों, आपकी तिमाही परीक्षा बहुत पास आ गई है, इसलिए मैंने आपके लिए एक प्रयास किया है कि आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चित्र बनाने की भी प्रैक्टिस करवाऊँ जिससे कि आपको इन्हें बनाने में आसानी हो। आपकी जो पुस्तक होती है, पाठ्य पुस्तक, उसमें आपने देखा होगा कि कई बार चित्र त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल बने हुए होते हैं। तो हम उन्हें बिल्कुल जैसा वो दिख रहा है वैसे की वैसी बनाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन कई बार हम ठीक से उसे समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही आपके इसमें 2 महत्वपूर्ण चित्र हैं। एक है पादप कोशिका की संरचना और दूसरी है जंतु कोशिका की संरचना या प्राणी कोशिका की संरचना। इन दोनों चित्रों को हम कितनी सरलता पूर्वक बना सकते हैं वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। आप जैसा कि जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी हम आपको समझाया है कि जो पादप कोशिका होती है या जो प्राणी कोशिका होती है, ये एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। जो कोशिका होती है वह एक झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। चूंकि यह एक पादप कोशिका है तो पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली एक और बाहरी आवरण के द्वारा घिरी रहती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। अब आप मेरे साथ इसकी संरचना के बनाने की प्रैक्टिस करिए तो आपको आसानी होगी कि किस तरह से बनाते हैं। आपको एक हल्की सी आउटलाइन यहाँ पर दिखाई दे रही होगी जिसमें कि आपको इसकी 6 भुजाएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर मैंने इसके कॉर्नर्स को छोड़ भी रखा है। इसका क्या कारण होता है वो भी मैं आपको समझाती जाऊंगी। देखिए, सबसे पहले आप इसकी हल्की पेंसिल से आउटलाइन कर लीजिए। चित्र बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है कि प्रारंभ में ही आप पेंसिल को एकदम डार्क मत चलाइए। उससे क्या होगा कि मान लीजिए आपका शेप ठीक से नहीं आ रहा है और आप उसको फिर सही करने के लिए बार बार रब करेंगे, मिटाएंगे, तो उस पर आप उससे आपकी कॉपी पे निशान बन जाते हैं और फिर आपका चित्र साफ सुथरा दिखाई नहीं देता है। तो हमें चित्र बनाने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखना भी आवश्यक है। तो आप पहले हल्के हाथ से आउटलाइन कर लीजिए, फिर इसके बाद आप उस पर डार्क पेंसिल चला सकते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे कॉर्नर्स को क्यों ऐसा छोड़ा हुआ है, क्योंकि इसका अर्थ ये होता है कि यह कोशिका एक मध्य की कोई कोशिका हमने बनाई है जिसके आसपास भी कई कोशिकाएं उपस्थित हैं। चूंकि यह एक पादप कोशिका है तो यह जो मैं सबसे बाहर की भित्ति बना रही हूँ ये क्या होगी, इसकी कोशिका भित्ति। बिल्कुल सही, बाहर वाली भित्ति को हम क्या कहते हैं, इसकी कोशिका भित्ति। इसके अंदर जो होती है वो होती है कोशिका झिल्ली। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वह भी 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम इसे अभी एक ही स्तर के रूप में दिखा रहे हैं। इसके बाद हम बना रहे हैं इसकी कोशिका झिल्ली। अब जो कोशिका झिल्ली होती है वह भी कोशिका भित्ति के साथ में ही कंटिन्यू रहेगी, निरंतर रहेगी। तो इसकी भी लाइन देखिए, हम यहाँ बीच से लेकर आएंगे और बिल्कुल इससे सटाते हुए और आप इसको बनाते जाइए। तो ये एक अंदर की इसकी आउटलाइन के रूप में हमें क्या मिल जाएगी, इसकी कोशिका झिल्ली। इसी तरह से इस तरफ भी ड्रॉ करिए। देखिए, पहले आपने उसकी एक आउटलाइन बना ली तो अब आपको अंदर की संरचना बनाने में आसानी होगी। ये इसकी अंदर वाली झिल्ली जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। तो पादप कोशिका की सबसे बाहर वाली भित्ति क्या कहलाती है, कोशिका भित्ति। उसके अंदर उपस्थित है कोशिका झिल्ली। अब इसके मध्य में हमेशा क्या उपस्थित होती है, रिक्तिका, या जिसे हम रसधानी भी कहते हैं, जो आकार में कैसी होती है, बड़ी होती है और संख्या में कितनी होती है, 1 होती है। तो आप इसको मध्य में एक बड़ी रिक्तिका बना लीजिए। अब केंद्रक जो होता है वह रसधानी के पास में, कोशिका झिल्ली के पास में लगा हुआ पार्श्व में, अर्थात झिल्ली के पास में स्थित होता है। तो आप यहाँ पर केंद्रक बना सकते हैं। केंद्रक कैसे स्ट्रक्चर है, एक गोलाकार संरचना के रूप में है। इसको भी पहले आप एक आउटलाइन कर लीजिए जिससे आपकी संरचना बार बार आपको उसे मिटाना ना पड़े। इस तरह से ये हमने एक सर्कल कर लिया। फिर इसके बाद में इसकी, चूंकि हमें मालूम है केंद्रक कितना होता है, द्विस्तरीय झिल्ली का बना है, तो हम इसमें इसकी बाहर की जो झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली दोनों बनाएंगे। फिर इसके अंदर क्या उपस्थित होता है,
केंद्रक द्रव्य, तो हमने केंद्रक द्रव्य बना दिया। इसके बाद में इसके अंदर महत्वपूर्ण हिस्सा इसका गुणसूत्र या क्रोमोसोम जिसे कहते हैं वो उपस्थित है, वो भी हमने बना दिया। फिर जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक के पास ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःद्रव्य जालिका भी उपस्थित होती है। तो ये केंद्रक और इसी से लगा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःद्रव्य जालिका भी उपस्थित होती है। तो इस स्ट्रक्चर को आप इसी के पास में इस तरह से हमने बना लिया। अब आप जानते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका भी दो प्रकार की होती है, एक चिकनी सतह वाले और एक खुरदुरी सतह वाले। चिकनी सतह वाले के जो सतही होता है उस पर कोई भी राइबोसोम उपस्थित नहीं होते, बल्कि खुरदुरी सतह वालों के ऊपर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जो कि कहाँ है, केंद्रक के पास में। तो इसके ऊपर आप छोटे छोटे इस तरह से बिंदु या डॉट लगा दीजिए, जो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, किसको दर्शाएंगे कि यह खुरदुरी सतह वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसके के ऊपर क्या पाए जा रहे हैं, राइबोसोम लगे हुए इस तरह से। अब इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण जो कोशिकांग इसके अंदर उपस्थित होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। देखिए हमको सारे कोशिकांग बताने। अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जिस तरह से होता है कि उसके अंदर थाइलेकॉइड्स पाए जाते हैं, फिर ये ग्रेनम के स्टैक्स हैं, लेकिन इतना डिटेल हम यहाँ पर दिखा नहीं सकते क्योंकि हमें इतने ही क्षेत्र में सारी चीजें सारे कोशिकांग दिखाना है। तो आप एक कुछ भी इंडिकेशन बना सकते हैं। तो जैसे इस तरह से मैंने ये क्लोरोप्लास्ट बनाया। ये तो संख्या में बहुत अधिक होते हैं, तो आप कितने भी जितने आपका आपने आकार लिया है उसके आकार के अनुसार आप बना लीजिए इस तरह से। फिर इसके बाद कुछ राइबोसोम तो ईआर से जुड़े हुए हैं, कुछ स्वतंत्र रूप से भी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, तो कुछ आप उस तरह से भी बना दीजिए। फिर इसके बाद पूरी कोशिका में एक द्रव भरा हुआ है जिसको हमने क्या कहा है, कोशिका द्रव्य। उस कोशिका द्रव्य को आप इस तरह से छोटे छोटे बिंदु के रूप में सभी दूर बना दीजिए। इसके बाद हमें क्या बनाना है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आप यहाँ पर जगह रख लीजिए। वह भी संख्या में आप एक से ज़्यादा बना सकते हैं, ऐसा आवश्यक नहीं कि केवल एक ही बनाना है, वो भी संख्या में एक से अधिक होती है। तो यहाँ चूँकि इसकी संरचना को बनाना आसान है, तो जैसा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी प्रकार की संरचना मैंने यहाँ पर बना दी। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसका डीएनए, और इसके अंदर भी जो द्रव उपस्थित होता है ये भी मैंने बना दिया। आप चाहें तो क्लोरोप्लास्ट के लिए और भी कुछ अलग तरह का भी इंडिकेशन, या आप अगर रंगीन चित्र बना रहे हैं तो आप अलग अलग कलर यूज कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आप पिंक कलर यूज कर लीजिए, क्लोरोप्लास्ट के लिए आप हरा कलर यूज कर सकते हैं, केंद्रक के लिए आप पीला कलर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग कलर्स का यूज करके अलग अलग रंगों का उपयोग करके भी इस चित्र को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी सतह वाले भी होते हैं, तो उनको भी आप यहाँ पर अलग से इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, चिकनी सतह वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अब हम इसको नामांकित करते हैं। नामांकित करते समय ध्यान रखिए कि अधिकतम जो नामांकन आप करें वो कोशिश करें कि आपके दाएं हाथ की तरफ आए। पहले आप पेंसिल से एक लाइन खींच के अरेंज कर लीजिए कि मुझे एक तरफ कितने नाम लिखने हैं, वो सभी नाम इसमें आ जाएंगे कि नहीं। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बाहरी भित्ति को हमने क्या कहा, कोशिका भित्ति। इसके अंदर वाली स्तर क्या कहलाती है, कोशिका झिल्ली, या इसी को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। थर्ड नंबर पे यहाँ पे मुझे जगह दिख रही कि मैं हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट भी इधर ही लिख सकती हूँ, तो ये हो गया हरित लवक। फिर इसके बाद मैंने ये जो गोले इनको किस रूप में दर्शाया है, राइबोसोम, तो हम इसको लिख देते हैं राइबोसोम। हम सभी जानते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कितने प्रकार का है, 80S प्रकार का। तो आपको अगर और इसको स्पेसिफाई करना है तो आप यहाँ पर 80S भी लिख सकते हैं कोष्टक में।
फिर इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया भी इधर ही कर सकती हूँ, जिसको सूत्रकणिका बोलते हैं। आप इसको माइटोकॉन्ड्रिया ही लिख दें। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद में रसधानी के लिए भी मैं इधर से लेबल करते समय एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। यदि लाइन क्रॉस करेगी तो आपको कैसे समझ में आएगा कि ये नाम किसके लिए। उदाहरण के लिए जैसे अब मैं यहाँ रसधानी लिख रही हूँ और यहाँ पे मुझे माइटोकॉन्ड्रिया लिखना है, तो मैं ऐसे लिख दूँ, तो ये तरीका हमको नहीं अपनाना है। इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। ये क्या है? रसधानी या रिक्तिका। फिर यहाँ से केंद्रक भी मैं तिरछी लाइन करके यहाँ लाके और इससे इस तरफ केंद्रक भी इधर ही मैं लिख सकती हूँ। इस तरफ ही आ गया केंद्रक। फिर उसके अंदर गुणसूत्र, तो गुणसूत्र आप चाहे तो अब 2-3 नाम यदि उस तरफ नहीं है जगह, वैसे मैनेज हो जाएगा। आप स्केल से करेंगे तो यहाँ नीचे तक भी आप ले जा सकते हैं गुणसूत्र। फिर इसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रव्य जालिका, तो अंतः द्रव्य जालिका, इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अभी और एक और नाम बचा है, वो क्या है बच्चों? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य चूंकि कोशिका में पूरे अंदर सभी जगह होता है, तो आप कहीं पर भी 1 या 2 डॉट को लेते हुए एरो लगाकर और क्या लिख सकते हैं? कोशिका द्रव्य। तो अधिकांश जितने भी कोशिकांग किसी भी एक पादप कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, उनको सभी को हमने यहाँ पर ले लिया है। सबसे बाहरी भित्ति कोशिका भित्ति जो सेल्यूलोज की बनी है, उसके अंदर उपस्थित कोशिका झिल्ली जो लिपिड और प्रोटीन की बनी है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट जिसमें थाइलेकॉइड और ग्रेनम उपस्थित होते हैं, राइबोसोम जो एटीएस प्रकार का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा संग्रहण करने का कार्य करता है, रसधानी या रिक्तिका जो कोशिका के अंदर पदार्थों के या विलयन के आदान प्रदान का कार्य करती है। फिर है केंद्रक, हमें पता है केंद्रक कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण कार्य करता है। गुणसूत्र जो आनुवांशिक पदार्थ है, इसी से जुड़ा हुआ अंतः द्रव्य जालिका जिस पर राइबोसोम उपस्थित है, ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। और बाहर की जो भित्ति थी कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली, यह कोशिका के आकार को नियंत्रित करने के साथ में जो भी पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं उनको भी चयन करने का कार्य करती है। इसलिए इसकी भित्ति को हम चयनात्मक अर्धपारगम्य कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। तो ये एक यूकैरियोटिक पादप कोशिका का चित्र है। तो बच्चों बहुत ही आसानी से देखिए आप बना सकते हैं और सरल तरीके से आपने सभी इसके नामांकन भी कर लिए। आशा करती हूँ कि आपको यह चित्र बहुत अच्छे से याद होगा और आपकी परीक्षा में आप इसे बनाकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।